नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों, आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक और योग या दोष के बारे में, अगर आप कहें, जो बहुत लोगों को परेशान करता है और कई बार आप समझ नहीं पाते कि इसे कैसे काबू करें। हालांकि इसकी चर्चा कम होती है, मिसाल के तौर पर एक विष योग या श्रापित दोष की तुलना में, लेकिन फिर भी अगर यह कुंडली में मौजूद हो तो काफी फिक्र की बात है। कभी कभी यह और भी ज्यादा खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय मैं कहूंगा चुनौती भरा और मुसीबत लाने वाला भी हो सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि योग या दोष ये सिर्फ एक मौका लाने के लिए ही नहीं होते, चाहे वो अच्छा मौका हो या मुश्किल भरा, बल्कि ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका भी होते हैं कुंडली में पहले से पहचानी गई कुछ चीजों को दुरुस्त करने का और उस मौके को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का। असल में कभी कभी एक दोष भी हमारी तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अगर आप समझें कि ये कौन सी ताकत लाता है। हर दोष या योग की अपनी एक जान भी होती है। कभी कभी एक खराब प्लेसमेंट की नेगेटिव ताकत भी इस्तेमाल की जा सकती है, वो जान या वो मौके या वो चुनौतियां जो ये आपकी कुंडली में लाता है। अब कुंडली में तरह तरह के दोषों की वजह से बहुत दाग धब्बे हो सकते हैं, लेकिन हर दोष की जड़ तक पहुंचना और ये समझना कि ये क्यों मौजूद है, ये बहुत बहुत अहम है। एक योग या दोष की एक अहम बात यह है कि ये खास ग्रहों के साथ जुड़ा होता है, खास राशियों या प्लेसमेंट में। तो ग्रह की मौका बहुत अहम है और जिस राशि में वो बैठा है वो भी बहुत बहुत अहम है। तो हमें जड़ को देखना होगा, ग्रह या ग्रहों की खासियत, उस घर की खासियत जिसमें वो बैठा है, और या वो प्लेसमेंट जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, और साथ ही वो राशि जिसमें वो वाक़े है। तो मिसाल के तौर पर गुरु और चंद्र का योग या कंजंक्शन, या जब वो एक दूसरे के केंद्र में हो तो पॉजिटिव ताकत का एक मेल लाते हैं। तो ये पॉजिटिव ताकत गुरु और चंद्र के हिसाब से पढ़ी जाती है और ये पॉजिटिव ताकत मौजूद भी होती है गुरु और चंद्र की खासियतों और ताकत के मेल के हिसाब से पढ़ी जाती है। और फिर ये भी देखा जाता है कि गजकेसरी योग किस घर में बैठा है। तो अगर गुरु और चंद्र एक घर में कंजंक्शन में हो तो उस घर की ज्यादा से ज्यादा खूबियां, उस घर की पॉजिटिव खूबियां नजर आती है। लेकिन अगर वो एक दूसरे के केंद्र में हो, जैसे मिसाल के तौर पर गुरु पहले घर में हो और चंद्र सातवें में, तो पहले घर और सातवें घर दोनों की ताकत काम करने लगेगी। यही बात एक बड़े दोष के साथ भी, जब आपके पास एक दोष होता है तो ये दोष भी सामने लाएगा। कौन से ग्रह इसमें शामिल हैं, ग्रह की क्या खासियत है, ग्रह की मौका क्या है, और या एक दूसरे के लिहाज से, और साथ ही ये किस राशि में बैठा है। तो तरह तरह के दोष, चाहे वो विष दोष हो या श्रापित दोष, जहां मिसाल के तौर पर राहु और शनि का कंजंक्शन हो, या अंगारक योग में राहु और मंगल का, या विष दोष में शनि और चंद्र का, तो फिर वो एक दूसरे के साथ कैसे रखे हैं, किस घर में रखे हैं, किस राशि में रखे हैं, ये बहुत बहुत अहम है। और फिर सेकेंडरी चीजें, जैसे एक दूसरे पर उनका क्या असर है, फिर क्या कोई नीच या दग्ध ग्रह शामिल है, या कंजंक्शन में और दूसरे ग्रह शामिल हैं, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं जो पढ़ी भी जाती हैं। लेकिन कुछ दोष कुछ ग्रहों की मौजूदगी के बिना भी पढ़े जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एक दोष या योग को देखें, जैसे केंद्रुम दोष या योग, आप इसे जो भी कहना चाहें, श्लोकों में इसका बयान यूं है, चंद्रमा, ग्रह चंद्र या खगोलीय पिंड चंद्र कुंडली में अकेला हो और उसके आगे वाले और पीछे वाले घर में कोई ग्रह ना हो। ये केंद्रुम दोष या योग का सीधा सा बयान है, ये कि चंद्र अकेला होना चाहिए और उसके पहले वाले या बाद वाले घर में, उससे 12वें या दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो केंद्रुम दोष को इसी तरह बताया गया है और इस दोष से बहुत सारे नेगेटिव गुण भी जोड़े या बताए गए हैं। फिर ये एक बहुत अहम दोष है। अब ये इतना अहम क्यों है? अगर एक ग्रह अकेला खड़ा है, उसके पहले और बाद वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर ये दोष क्यों है? इसका जवाब छुपा है चंद्रमा की खासियतों, बयान और रवैये में, ग्रह या उपग्रह चंद्र के। तो चंद्रमा है क्या? चंद्रमा है दिमाग, और चंद्रमा कर्क राशि यानी चौथे घर का मालिक भी है। और चौथा घर दिल से भी जुड़ा है, छाती का इलाका, दिल छाती में होता है, और जज्बात भी चंद्रमा से जुड़े हैं। और कर्क सबसे ज्यादा जज्बाती राशियों में से एक है। इस तरह चंद्रमा दोनों का नुमाइंदा है, दिमाग और दिल दोनों का, हमारे जज्बात और सोचने की ताकत का। अब जब जज्बात दिमाग पर हावी हो जाएं या दिमाग जज्बात पर पूरी तरह हावी हो जाए, ये तब हो सकता है जब चंद्रमा अकेला बैठा हो, किसी और ग्रह की ताकत के मेल के बिना। कहते हैं
खाली दिमाग शैतान का घर। तो अकेला खड़ा चंद्रमा अपने आप पर छोड़ दिया जाता है, बिना किसी रहनुमा के जो उसकी फितरत को सही रास्ता दिखाए। तो क्या होता है अगर एक इंसान दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाए और उसकी किसी के सामने कोई जवाबदेही न हो, किसी के सामने कोई जिम्मेदारी न हो, उसके पास कोई कायदे कानून न हो, तो फिर इंसान कुछ भी और सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं, वो किसी के सामने जिम्मेदार नहीं, उसे अनुशासन में रखने वाला कोई नहीं, उसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं। तो फिर इंसान जो चाहे वो कर सकता है और ये एक फ्री फॉर ऑल हो जाता है। यही बात चंद्रमा के लिए भी बताई गई है। जब वो अकेला हो और उसके आगे या पीछे कोई ग्रह न हो जो उसे राह दिखाए या उसे काबू करे, ऐसे हालात में दिमाग पूरी तरह अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है और जब तक का कोई रहनुमा नहीं होता, उस पर कोई काबू नहीं होता और इंसान किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि दिल और दिमाग को पूरी आज़ादी मिल जाती है कि वो जो चाहे करें, जैसी भी उस इंसान की खासियतें हो या गुण हो, या फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है। तो अगर कोई ज्ञान देने वाले असर न हो, जैसे उस पर गुरु का असर हो या गुरु चंद्रमा के केंद्र में हो, तो केंद्रुम दोष और भी ज्यादा उभर कर आएगा। कुछ विद्वान या ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि अगर चंद्रमा के केंद्र में कोई ग्रह हो तो केंद्रुम दोष कम नुकसानदेह या फिर रद्द भी हो सकता है। हालांकि इससे इनकार किया गया है कुछ श्लोकों ने। हम इस तरह की रद्द होने या असर कम होने की बात नहीं देते। अब केंद्रुम दोष क्या करता है और ये इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? एक वजह तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो है जातक की जवाबदेही के बारे में। और जातक को लगता है कि मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं, मैं किसी को जवाब नहीं देता, और दिमाग फ्री फॉर ऑल हो जाता है। अब अगर ऐसा इंसान अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सकता और अगर चंद्रमा कमजोर हो और किसी खराब राशि या खराब घर में हो, जैसे छठे, 8वें या 12वें घर में, तो केंद्रुम दोष नेगेटिव अंदाज में दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है और जातक को नेगेटिव हरकतों की तरफ ले जा सकता है। छठा घर है दुश्मन लोगों का, वो लोग जो आपके खिलाफ होते हैं, जो पीठ पीछे काम करते हैं। एक इंसान जिसके पास केंद्रुम दोष हो और चंद्रमा छठे घर में हो और उसके आगे पीछे कोई ग्रह न हो, वो बहुत दुश्मनी भरा बन सकता है। यानी इंसान में बदले की भावना आ सकती है, इंसान आसानी से लोगों को भूलता या माफ नहीं करता, और इंसान मौके की ताक में रहता है वापस जवाब देने या कार्रवाई लेने का। ऐसा इंसान निंदक भी हो सकता है और कम पॉजिटिव या जिंदगी की पॉजिटिव खूबियों को देखने में पॉजिटिव, किसी कार्रवाई की अच्छी बातों को, अपने संगठन या शौहर, बीवी या बच्चों की अच्छी बातों को देखने में, वो ज्यादा निंदक नजरिए को, नेगेटिव साइड को देखेगा और वहीं फोकस करेगा, और उसके लिए काम करने वाले लोगों, दोस्तों, समाज, सरकार की कदर कम करेगा। वो काफी हद तक कई चीजों में गलती ढूंढता रहेगा। अब अगर किसी इंसान के पास दूसरे मजबूत योग हो, चाहे वो केंद्रुम दोष पर असर न डालते हो, लेकिन मिसाल के तौर पर उसके पास गजकेसरी योग हो या गुरु लग्न से जुड़ रहा हो, तो वो इंसान चाहे केंद्रुम दोष से पीड़ित हो, आजाद दिमाग और फ्री फॉर ऑल, और उस पर या उसकी कोई जवाबदेही ना होना, या छठे घर में चंद्रमा के साथ बदले की ये भावना हो, फिर भी वो अपनी अक्ल इस्तेमाल कर सकता है उस ताकत के साथ किए जाने वाले कामों को नरम करने में। तो एक इंसान जो हमेशा चीजों में गलती ढूंढता है, वो फिर बहुत मेहनत से कोई हल भी खोजेगा। अगर किसी को लगता है कि चुनाव प्रणाली काम नहीं करती, सरकार काम नहीं करती, या टैक्सेशन डिपार्टमेंट काम नहीं करता, तो वो इंसान टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने में बहुत मेहनत डालेगा। वो सुझाव देगा, वो प्रदर्शन कर सकता है, वो किताब लिख सकता है, वो सेमिनार में बहुत लोग जमा कर सकता है, या वो भाषण दे सकता है, या वो एक ब्लॉग शुरू कर सकता है। मिसाल के तौर पर टैक्सेशन या जो भी चीज उसे नेगेटिव लगती है उस चुनौती से निपटने के लिए, और वो उस पर बैठा नहीं रहेगा। वो सिर्फ निंदक या नेगेटिव ही नहीं रहेगा, बल्कि वो कार्रवाई लेगा, एक पॉजिटिव कार्रवाई, चीजों को आगे बढ़ाएगा, कोशिश करेगा कि जो भी केंद्रुम दोष ला रहा है उसे बेहतर बनाए। अगर ये 8वें घर में हो तो दिमाग हमेशा सदमे से डरा रहेगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और इंसान हमेशा हिचकिचाएगा या तो कोई कार्रवाई लेने में, या फिर अपने रास्ते में बहुत रुकावटें पाएगा और हमेशा कोई न कोई रुकावट ढूंढ लेगा जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाता। तो ऐसा इंसान हमेशा कोई न कोई बहाना या वजह ढूंढता रहेगा कि वो कामयाब क्यों नहीं, या वो कोई खास कार्रवाई क्यों नहीं ले सकता। वो हमेशा रुकावटों पर फोकस करेगा बजाय के बेहतर साइड, पॉजिटिव साइड को देखने के। दूसरी तरफ अगर इंसान अपने डर को अच्छी तरह संभाल पाता है, या तो गुरु के चंद्रमा के केंद्र में होने से, या फिर उसके पास एक मजबूत, मिसाल के तौर पर
सरस्वती योग हो या तो चौथे घर में या तीसरे घर में भी, तो वो इंसान अपनी ऊंची पॉजिटिविटी इस्तेमाल कर सकता है जो किसी अहम पॉजिटिव योग जैसे सरस्वती योग से आती है, अपने डर पर काबू पाने के लिए और अपने डर के बावजूद, सदमे भरे हालात के बावजूद फिर भी अपना सबसे अच्छा कदम आगे बढ़ा पाए और परफॉर्म कर पाए। लेकिन केंद्रुम दोष में चंद्रमा या तो दुस्थानों में या किसी ऐसी राशि में जहां चंद्रमा के लिए कार्रवाई लेना मुश्किल हो, मिसाल के तौर पर चंद्रमा या तो मिथुन राशि में या मकर राशि में या वृश्चिक में या फिर कुंभ राशि में, तो जातक के लिए दिमाग और अपने जज्बात का सही इस्तेमाल कर पाना आसान नहीं होगा। तो ऐसा इंसान केंद्रुम दोष की वजह से संघर्ष कर सकता है और इसलिए ये आसान नहीं है और जिंदगी या तो कुछ चुनौतियों के साथ, कई चुनौतियों के साथ, या फिर उसकी पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हो सकती है। आमतौर पर एक केंद्रुम दोष जिसके साथ कोई और अच्छा सपोर्टिंग योग ना हो, इंसान की जिंदगी में चुनौतियां जरूर लाता है और इंसान को सावधान रहना चाहिए। अब बहुत लोगों के पास केंद्रुम दोष होता है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी पूरी तरह चुनौतियों से भर जाए और काबू कर पाना मुश्किल हो जाए। हो सकता है एक ग्रह हो जो चंद्रमा के केंद्र में हो, चंद्रमा पर कोई असर हो जो या तो गुरु का हो या बुध का या शुक्र का, या फिर केंद्र से जुड़े और दूसरे योग हों जो केंद्रुम दोष को काफी हद तक बेअसर कर दें। हालांकि केंद्रुम दोष को कुछ हद तक या काफी हद तक बेअसर किया जा सकता है, लेकिन असर पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते। यानी हमेशा कोई न कोई चुनौती रहेगी जिसका इंसान सामना करेगा। और ये भी अहम है क्योंकि केंद्रुम दोष में चंद्रमा शामिल होता है। चंद्रमा कुंडली का सबसे अहम ग्रह है। ये दोनों को दिखाता है, दिमाग के साथ साथ जज्बात को भी। और अगर आपके जज्बात काबू में नहीं है, आप अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपनी ताकत को पॉजिटिवली डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत निंदक हैं, आप हमेशा नेगेटिव है, तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी काबिले जिक्र कर पाने की उम्मीद कम रह जाती है। और इसलिए केंद्रुम दोष, जो दोनों को प्रभावित करता है, दिमाग और जज्बात को, एक बहुत नेगेटिव या सारी ताकत सोख लेने वाला योग या दोष है जो कुंडली में मौजूद होता है। इस तरह के दोष वाले लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। हमेशा जिंदगी के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करें और हमेशा खुद को प्रोग्राम करें। यहां तक कि जब नेगेटिव ख्याल खुद उनके पास आए तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक करना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नहीं नहीं नहीं, मैं इस ख्याल को दूर धकेल दूंगा, ऐसा नहीं है, चीजें अभी भी अच्छी हैं और हर सिक्के के, हर कहानी के एक बेहतर साइड या पॉजिटिव साइड होता है। तो उन्हें बहुत सेल्फ टॉक करना चाहिए, उन्हें मेडिटेट करना चाहिए, उन्हें सब्र करना सीखना चाहिए, उन्हें ऊंची ताकत के सामने ज्यादा सब्र करना चाहिए और उन्हें जज्बात पर काम करना चाहिए, उन्हें ज्यादा पॉजिटिव बनने पर काम करना चाहिए और केंद्रुम दोष की कुछ चुनौतियों पर काबू पाना चाहिए, अपने आसपास की बुद्धिमान सलाह पर निर्भर करके और दिमाग के नेगेटिव साइड को पूरी तरह हावी न होने देकर। क्योंकि दिमाग कभी कभी बहुत शैतानी बन सकता है और मुश्किलें ला सकता है। दूसरी चीज जो वो कर सकते हैं वो है चंद्रमा से जुड़े रिश्तों के प्रति बहुत पॉजिटिव रवैया अपनाने की दिशा में काम करना, जैसे माँ या माँ जैसी बुजुर्ग औरतें जिन्हें माँ का दर्जा दिया जा सकता है, उनकी खिदमत करना, चंद्रमा के मंत्र जपना, बहुत पानी पीना, सफेद चीजें दान करना, सोमवार को रोजा रखना, ये सब केंद्रुम दोष के असर को कम करने के अच्छे तरीके हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी ज्यादातर वीडियोस में कहा है, मंत्र, रत्न और रोजा बहुत छोटे प्रतिशत का असर रखते हैं। आपका रवैया और आपका बर्ताव ही है जो सारे योगों पर भारी पड़ सकता है और आपके सबसे पॉजिटिव योगों को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास केंद्रुम दोष है या तो आपकी कुंडली में या किसी रिश्तेदार की कुंडली में, तो इन उपायों को इस्तेमाल करें और केंद्रुम दोष की नेगेटिव ताकत का इस्तेमाल करें। इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए करें, बजाय कि उस ताकत के आगे घुटने टेक दें। दोष और योग ताकतवर ताकत लाने वाले, आप समझें, मौका या कॉम्बिनेशन होते हैं जो ना तो आपको बनाते हैं और ना ही बिगाड़ते हैं। कोशिश करें और किसी भी योग या दोष की नेगेटिव ताकत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, बजाय कि उसके आगे हार मान लें। तो दोस्तों, ये रही मेरी समझ एक केंद्रुम दोष के बारे में और ये क्या कर सकता है और आप इसे बेहतर असर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज मेरी वीडियो शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको खबर मिल जाए जब मेरी नई वीडियो आएगी। और अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क कीजिए।
और जब तक हम फिर किसी और मौके पर मिलें, ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।